और अब खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच के सामने मुस्लिम फरीक के वकील राजीव धवन ने बेंच से सवाल किया कि क्या वजह है कि जो भी सवाल पूछे जाते हैं वो मुस्लिम फरीक से ही पूछे जाते हैं। राजीव धवन के इस बयान पर जस्टिस JS वैद्यनाथन ने एतराज जताते हुए कहा कि ऐसे बयान से परहेज किया जाना चाहिए, ये गैर जरूरी है। अपने दलाइल पेश करते हुए राजीव धवन ने कहा कि ASI की रिपोर्ट में मंदिर इन्हदाम करने का कोई जिक्र नहीं है। ताला खुलने के बाद भी हिंदुओं का वहां पर कब्जा नहीं रहा। हिंदुओं के पास सिर्फ पूजा करने का हक था। इस पर जब जस्टिस SA बोबडे ने कहा कि अगर हिंदुओं के पास इबादत का हक था तो ये आपकी मिल्कियत के दावे को खत्म करता है। जस्टिस बोबडे के इस बयान की तरदीद करते हुए धवन ने समझाने के अंदाज में कहा कि मैं जमीन का मालिक हूं। अगर कोई मुझसे कहे कि क्या मैं हाथ धो सकता हूं और मैं उसकी दरख्वास्त मान लेता हूं, बस ये मामला कुछ ऐसा ही है। राजीव धवन ने कहा कि ये मामला किस्से कहानियों वाला नहीं है, ये मामला हकीकी बुनियादों पर है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे एक साइंस है और जो हिंदू फरीक जिक्र कर रहे हैं वो किस्से कहानियों की बुनियाद पर है। समात में और क्या कुछ हुआ इसकी तफसीली जानकारी दी हमारे दिल्ली नुमाइंदे सुशील पांडे ने। राम जन्मभूमि अयोध्या विवाद मामले में आज 38वें दिन की सुनवाई पूरी हो गई। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हुए ये बताया कि हिंदू पक्षकारों की तरफ से ऐसे कोई भी दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में नहीं पेश किए गए जिससे ये साबित हो सके कि विवादित स्थल पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जिस जगह पर मुस्लिमों के द्वारा नमाज अता की जाती है वो जगह अपने आप में पवित्र होती है। हालांकि मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हुए ये कहा कि बाबर, औरंगजेब, इल्तुतमिश इन शासकों के किए हुए कामों की समीक्षा नहीं की जा सकती है। अगर कोर्ट इन तमाम सम्राटों के द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करता है तो सम्राट अशोक के भी कार्यों की समीक्षा की जाएगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में राजीव धवन ने यह भी कहा कि जिस तरह हिंदू पक्षकारों की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि 500 मंदिरों को घिरा के मस्जिद बनाया गया है, तो क्या कोर्ट उन तमाम जगहों की खुदाई का ऑर्डर दे सकता है? इन तमाम उहापोह में फिलहाल एक मोमेंट वो भी आया जब मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से पेश वकील राजीव धवन ने कहा कि इस्लामिक ज्ञान को लेकर हिंदुओं के पास कम जानकारी है। इस पर जो वरिष्ठ एडवोकेट PN मिश्रा हैं वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि हम इनको चैलेंज करते हैं, वो इस विवाद को लेकर अगर हमसे किसी बाहरी मंच पर बातचीत करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। इस पर CGI थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने ये कहा कि राजीव धवन के पास असीमित ज्ञान है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में श्री राम पंचू जो मध्यस्थता कमेटी के हेड हैं उन्होंने एक लेटर भेजा जिसमें कहा गया कि यूपी के सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनके जान को खतरा है, लिहाजा उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले में आदेश दिया है कि यूपी के जो चेयरमैन हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। कल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में दोबारा सुनवाई करेगा। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से पेश वकील राजीव धवन अपनी दलीलें कल भी सुप्रीम कोर्ट के सामने जारी रखेंगे। कैमरामैन प्रहलाद के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। अयोध्या में मुतनाज़ा आराजी पर चिरागा की VHP ने इंतजामिया से इजाजत मांगी, जिसके बाद कमिश्नर ने VHP के वफ़द से कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं। अगर कोर्ट इजाजत देता है तो वो हर तरह की सहूलत फराहम करेंगे। अनुमति भाई बताया ना कि उनका कहना है कि परंपरागत जो चल रहा है हम लोग उसका पालन बड़े ढंग से कर रहे हैं और करेंगे। महाराज जी, दीप जलाने के उद्देश्य से आप लोग अनुमति मांगने गए थे, इस पर क्या उन्होंने हाँ या ना बोला? प्रशासन ने सहयोग के लिए कहा है कि हम सहयोग दीप जलाएंगे। आप लोग वहाँ पर दीपोत्सव के लिए वहाँ दीप जलाने के लिए परमिशन आपको दिया कि नहीं दिया? अभी तो कहा कि जो भी चल रहा है परंपरागत वो चलेगा। जो लोग मुझसे मिले और उन्होंने एक अपनी बात रखी है उसको लेकर के मैंने उनको स्पष्ट किया है कि प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है और जो व्यवस्थाएं वहाँ परंपरागत रूप से माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में चल रही हैं उससे भिन्न अन्यथा कोई चीज़ यदि कोई भी पक्षकार करना चाहता है तो उसके लिए उसे माननीय न्यायालय में ही अनुतोष प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए।
शिवसेना मुसलमानों की दुश्मन नहीं है, बल्कि हम तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं। हमारा झगड़ा पाकिस्तान से है और पाकिस्तान हमारा मुश्तरका दुश्मन है। और इन तमाम ख्यालात का इजहार शिवसेना सदर उद्धव ठाकरे ने किया। वो सिलोड असेंबली हल्के में तशहीरी जलसे से खिताब कर रहे थे। इस असेंबली हल्के से शिवसेना ने साबिक कांग्रेस लीडर और अब्दुल सत्तार को उम्मीदवारी दी है। अब्दुल सत्तार का हवाला देते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुसलमान भी शिवसेना की ताकत ही है। उद्धव ठाकरे ने बिरादरान वतन को मुखातिब करके कहा कि पाकिस्तान का बम हिंदू और मुसलमान में फर्क नहीं करेगा, इसीलिए हमें इसका मुकाबला मिलकर करना चाहिए। इस तरह से कमाई आणि आता अब्दुल भाई काही ठिकाणी आपण जे काही नवीन सहकारी आपल्या सोबत आहे ते नुसत्या निवडणुका जिंकण्यासाठी नाही, विचाराने जिंकलेले माणसं आहेत, विचाराने जिंकलेले हे उगाच वेगळे आता त्याने भगवा घ्यायचं आणि भगवा आता मला घेऊन हे करू नये। कारण आपलं काय आहे, हिंदुत्व काय आहे, शिवसेना म्हणजे काय आहे हे पटलं नाही। आम्ही कोणाच्या विरुद्ध आहोत, काय आहोत का आम्ही सगळ्या मुसलमानांच्या विरुद्ध? असे तर आलेच ते का अब्दुल भाई आमच्यासोबत? सगळ्या धर्माचा आम्ही आदर राखतो, आमचं भांडण फक्त पाकिस्तानशी आहे। मी तमाम जे मुस्लिम माता भगिनी बांधव आले असतील त्यांनाही सांगतो की आता एवढी हिंमत पाकिस्तानात नाही, पण दुर्दैवाने समजा युद्ध झालं तर पाकिस्तान शिल्लक राहणार नाही तर आहेच। पण विचार करा की युद्ध झालं आणि टाकला पाकिस्तानी बॉम्ब तर तो आपल्या हिंदू या देशामध्ये हिंदू मुस्लिमांचा भेद करून पडेल? हे मुसलमानांचा जर इकडे नाही पडायचं, हिंदूंचा जर याच्यावरती पडायचं। मग जर पाकिस्तान आपल्यामध्ये भेदभाव करत असेल आणि आपल्याला एकत्र म्हणून आपला नाश करायची तयारी करत असेल तर आपण एकत्र राहून का भांडत बसतोय? राजस्थान हुकूमत का रियासत के मदारिस के साथ सौतेला सलूक जारी है। इस साल भी मदरसा बोर्ड से मुल्हिक मदारिस को कंपोजिट ग्रांट अदा नहीं की गई। कंपोजिट ग्रांट से मदारिस के तलबा को स्टेशनरी, क्लास में बैठने के लिए चटाई वगैरह फराहम की जाती थी। मदरसा पैरा टीचर्स इस मामले को लेकर बार बार अपना एहतजाज दर्ज करवा चुके हैं। इस मामले में मदरसा बोर्ड और मदरसा मुंतजमीन भी हुकूमत से बारहा अपील कर चुके हैं, लेकिन हुकूमत ने इस साल भी कंपोजिट ग्रांट की फहरिस्त से मदरसा बोर्ड को बाहर कर दिया। हालांकि सरकारी स्कूलों को 158 करोड़ रुपए कंपोजिट ग्रांट जारी की गई। अगर मदारिस की बात की जाए तो कंपोजिट ग्रांट की रकम 8 से 10 करोड़ रुपए ही होती, लेकिन गहलोत हुकूमत मदारिस को ये ग्रांट देना नहीं चाहती। राजस्थान के मदरसों में जो पंजीकृत मदरसे हैं उनमें कई समस्याएं हैं। जो अभी सीएसजी की राशि जो रिलीज़ कर रही है गवर्नमेंट, उसमें पिछली सरकार ने जो एसएफजी के रूप में आ रही थी मदरसों में, लेकिन अब वो बंद है। तो हम लोग चाहेंगे कि मदरसों के विकास के लिए वो सीएसजी राशि जारी करे। जिस तरह से कस्तूरबा विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय भी हैं और उसमें जो आवासीय विद्यालय उन सभी को, संस्कृत विद्यालय समेत सभी को मिल रही है, लेकिन फिलहाल मदरसों में उस राशि को बंद कर दिया गया है। तो हम लोग चाहेंगे कि वो राशि जल्दी से जल्दी रिलीज़ करके मदरसों के विकास में एक अच्छा योगदान दे सकते हैं। मदरसों की भौतिक स्थिति है वो ठीक नहीं है और मैं राजस्थान सरकार से उम्मीद करता हूँ, माननीय मंत्री जी से उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मदरसों को जो भौतिक सुविधाएं वो दी जाएं। मदरसों की एक इस तरीके से वो की जाए कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। स्कूल फैसिलिटी ग्रांट को जब से कंपोजिट स्कूल ग्रांट में तब्दील किया गया है, राजस्थान के मदरसे तभी से अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के भी मोहताज हो गए हैं। राजस्थान के पंजीकृत मदरसों को इस मदद के दायरे से बाहर रखा गया है। मामले को लेकर के राजस्थान के मदरसा पैरा टीचर्स ने जब विधानसभा का घेराव किया था तो अल्पसंख्यक मामलात विभाग ने मदरसा बोर्ड से एक रिपोर्ट तलब की थी। उस रिपोर्ट में इन मांगों को जायज़ भी माना गया था, लेकिन 2019 की कंपोजिट स्कूल ग्रांट एक बार फिर से जारी कर दी गई है, जिससे मदरसों का नाम नदारत है। अगर राजस्थान में इन बुनियादी ज़रूरतों को पूरा ही नहीं किया जाएगा तो फिर राजस्थान के मदरसों में हाईटेक जो एजुकेशन देने की बात की जा रही है वो कैसे पूरी होगी। कैमरा पर्सन सोहन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। राजस्थान में मदारिस को कंपोजिट ग्रांट से महरूम किए जाने पर जब रियासत के वजीर अक़लियती उमूर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राजस्थान में मदरसा एक्ट बन जाने के बाद इस तरह के मसाइल को दूर कर लिया जाएगा। की तरफ से वो सब हमारे प्रयास जारी हैं और संवैधानिक दर्जा जो मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि एक्ट बनना चाहिए, उनके रूल्स होने चाहिए,
तो वो चीज़ें भी लगभग फाइनल हो चुकी हैं। जैसे ही अगला सत्र आएगा तो उसमें जल्दी मदरसा एक्ट भी हो जाएगा। तो ये सब समस्याएं मैं समझता हूँ आने वाले टाइम खत्म हो जाएगी। वजारत अक़लियती उमूर की जानिब से चलाई जा रही स्कीम NMDFC के 25 साल मुकम्मल होने पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी के अलावा स्कीम से जुड़े तमाम अफसरान ने शिरकत की। मुख्तार अब्बास नकवी ने इस मौके पर दावा किया कि उनकी वजारत अक़लियतों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बेहतर काम कर रही है। नकवी ने कहा कि गुज़िश्ता 5 वर्षों में 3,000 करोड़ रुपए 8,30,000 अफराद में तकसीम किए गए हैं। इस मौके पर NMDFC की जानिब से मुल्क के अलग अलग हिस्सों में 100 हुनर हाट के इनेकाद का भी ऐलान किया गया। अल्पसंख्यक समाज जो 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ हैं उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक जो एम्पावरमेंट है, सशक्तिकरण है, उसके लिए हमारे मंत्रालय से जुड़ी हुई अलग अलग संस्थाएं काम कर रही हैं। जैसे कि 8 लाख 5 सालों में 8 लाख से ज़्यादा लोगों को शिक्षा के लिए, रोज़गार के लिए, स्वरोज़गार के लिए दस्तकारों, शिल्पकारों को बहुत सस्ते दरों में लोन दिया गया। शिक्षा तो 3% पे देते हैं जो कोई भी बैंक या कोई भी वित्तीय संस्था नहीं देती। उसके अलावा जो दस्तकार, शिल्पकार हैं उनको 5 और 4%, यानी पुरुषों को 5%, महिलाओं को 4%। उसके अलावा जो स्कॉलरशिप का है मंत्रालय देता है, वो पिछली बार हमने 3.5 करोड़ 18 लाख दिया। इस बार भी 5 करोड़ के इर्द गिर्द हम देने का हमारा लक्ष्य है। और भी तमाम जो शैक्षणिक सशक्तिकरण है उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। 1950 के सदर जमहूरिया के ऑर्डर दफा 341 के जरिए दलित मुसलमानों को रिजर्वेशन से अलग कर दिया गया था। इस मामले को लेकर ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने एहतजाज किया। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की जल्द समाअत करने की अपील की गई। जंतर मंतर पर एहतजाजियों ने सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या तनाज़े की तर्ज पर दफा 341 मामले की रोजाना की बुनियाद पर समाअत की अपील की। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत से दफा 370 की तरह दफा 341 को भी खत्म किए जाने का मुतालबा किया। IL नंबर 180/2004 जो 2004 में हम लोगों ने प्रेसिडेंटल ऑर्डर को चैलेंज किया था, वो मुकदमे की रैपिड हियरिंग की मांग सुप्रीम कोर्ट से करने के लिए आज हम लोग मार्च किए थे। और हम लोग का सिर्फ और सिर्फ ये कहना है माननीय उच्चतम न्यायालय से, अदालत उज़्मा से, कि आप जिस तरह से अयोध्या तनाज़े के मामले को तेजी से सुन रहे हैं, डे टू डे आप उसकी सुनवाई कर रहे हैं, जबकि वो 2010 में आया और PIL नंबर 180 2004 में आया, जो दलित मुसलमानों के रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ मामला है, पेट से, पढ़ाई से, पिटाई से उसका ताल्लुक है और 14 करोड़ मुसलमानों से बराह रास्त उसका ताल्लुक है। इसलिए इसकी सुनवाई भी तेज की जाए, असल ये मांग हम लोग करने आज। झारखंड हज कमेटी के चेयरमैन रिजवान खान की सदारत में आज मीटिंग का एहतमाम किया गया। आइंदा सफर हज में आज़मीन हज की तादाद में इजाफा करने के मकसद से मुनक़िदा इस मीटिंग में रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से हज कोऑर्डिनेटर शामिल हुए। इस मौके पर उन्हें इस ताल्लुक से जरूरी हिदायत जारी की गई। मीटिंग में कमेटी के CEO शाहिद अख्तर भी मौजूद रहे। जो भी हज में लगे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, वहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं, उसमें हज कमेटी जो भी मदद करना है वो मदद करेगी। 2019 में और 2020 में एक ही फ़र्क है कि पहले ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों था, इस बार सिर्फ ऑनलाइन है। तो इसलिए जो जानकार है, जो IT जानकार है, वैसा आदमी को रखने के लिए भी हम लोग परमिट किए हैं कि ताकि तादाद बढ़े और उनका अगर कुछ एडवाइस आएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क़याम 1920 में अमल में आया। इसी हवाले से AMU ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन मध्य प्रदेश ने साल भर तक के सर सैयद के हवाले से खास प्रोग्राम के इनेकाद का सिलसिला शुरू कर दिया है। भोपाल में मजमून नवीसी के प्रोग्राम से इसका आगाज किया गया और जिन तलबा ने मजमून नवीसी के मुकाबले में शिरकत की और सर सैयद के हवाले से बेहतरीन मजमून लिखे, उन्हें सर्टिफिकेट और एजाज से नवाजा गया। भोपाल TM कॉन्वेंट स्कूल में मुनक़िदा तकरीब में 16 स्कूलों के इन तलबा ने शिरकत की, जिन्होंने सर सैयद की तालीमी तहरीक के मानवियत के उन्वान से मुनक़िदा मजमून नवीसी मुकाबले में शिरकत की और अपनी मजमून नवीसी से मुकाबले में नुमाया मुकाम हासिल किया। हमारी कोशिश ये है गुज़श्ता 15 वर्षों से कि मध्य प्रदेश में उनका एक शाख ऐसे कायम हो जाए उर्दू ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सिलसिले में, जो
कम पैसों में, जो वहाँ नहीं जा सकते बच्चे वो यहाँ तालीम हासिल करें। अब हमारी कोशिश है, गवर्नमेंट जाहिर है कि जो सब वादे करती है सब तो पूरे नहीं करते, लेकिन हमारे इरादे कमज़ोर नहीं है, गवर्नमेंट के वादे कमज़ोर हैं। और मैंने इंग्लिश कैटेगरी और हिंदी कैटेगरी दोनों में ऐसे में पार्टिसिपेट करा था सैयद अहमद खान के बारे में। तो वो मतलब एक काफ़ी अच्छे पर्सन थे और एक सोशल रिफॉर्मर, दार्शनिक, फिलोसफर सब कुछ थे, और उन्होंने जो काम करा उसकी वजह से आज एजुकेशन फील्ड में बहुत ज़्यादा चेंज है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि है ना, एक ग्रेट पर्सनालिटी के बारे में मैंने लिखा और मुझे बेस्ट प्राइज़ भी मिला, और आज भी हम उनके इतने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उन्होंने एजुकेशन के फील्ड में दिए कि आज भी हम उनके वजह से है ना बहुत ही ज़्यादा क्या कह सकते हैं, उनके बहुत ही ज़्यादा अपन के एजुकेशन में है ना आगे बढ़े हैं। अजीम मुजाहिद आज़ादी, सेकुलरिज्म के अलंबरदार और मकबूलो महबूब शायर मौलाना हसरत मोहानी का आज 141वां यौम पैदाइश है। उनकी शख्सियत का जिक्र आज भी दिलों को गरमा देता है। मौलाना हसरत मोहानी की यौम पैदाइश पर पेश है न्यूज़ 18 उर्दू की ये खास रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें, आदाब। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। नहीं आती तो उनकी याद बरसों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। आईने में वो देख रहे थे जमाले हुस्न, जब मेरी याद आई तो शर्मा के रह गए। हुस्न इश्क के जज्बों से लबरेज इन शेरों को सुनकर कौन कह सकता है कि इनका खालिक शोलों और शरारों से भरी तबीयत रखने वाला, सीमाब सिपत सियासतदां और हक और सदाकत का परचम बुलंद रखने वाला इंसान होगा, जिसे दुनिया हसरत मोहानी के नाम से जानती है। आबाद जैसा पुरजोश नारा देकर बगावत की तहरीकों को इज्जत, वकार और माने अता किए। हसरत मोहानी ने 72 साल से ऊपर की उम्र पाई, लेकिन इस उम्र में वो कई सदियों की अमली जिंदगी गुजार गए। उन्होंने शायरी की, कई बड़े शायरों के दीवान मुरतब किए, अखबार निकाले, अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ मजमून लिखने पर जेल की सऊबतें झेली, पूरी जिंदगी में 13 हज किए, मथुरा में श्री कृष्ण जी के दर्शन को जाते, सरगर्म सियासत में भरपूर हिस्सा लिया, मुस्लिम लीग के मेंबर बने, कांग्रेस में शामिल हुए, हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी की बुनियाद रखने में हिस्सा लिया, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की पहली कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए, आइन साज असम्बली के रुकन बनाए गए और तक़सीम वतन के बाद भी कौमी खिदमत में लगे रहे। ये मौलाना हसरत मोहानी की हर सिमत में फैली हुई दास्तान हयात की चंद सुर्खियां हैं, जिनके तफसीली बयान के लिए ढेरों वक्त दरकार होगा। हसरत मोहानी का पूरा नाम सैयद फजल अल हसन था। उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव की एक बस्ती मोहान में वो 14 अक्टूबर 1878 को पैदा हुए। वालिदा और नानी उर्दू और फारसी जानती थी और अच्छा अदबी ज़ौक़ रखती थी, जिसका फजल अल हसन पर भी असर पड़ा और बड़े होकर वो हसरत मोहानी बन गए। हसरत का बचपन खेल कूद में गुजरा। तैराक भी थे, पतंगे भी उड़ाते थे, लेकिन पढ़ाई में भी आगे थे। मोहान से ही मिडिल का इम्तिहान पास किया, फतेहपुर में मैट्रिक और अलीगढ़ में MAO कॉलेज से BA किया। कोई नौकरी करने के बजाय उर्दू मौला के नाम से अपना अखबार निकाला, जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ मजमून लिखने पर उन्हें कैद बामशक्कत की सजा दी गई। यहाँ से उनके अदबी और सहाफती सफर में सियासत के रास्ते दाखिल हो गए। अंग्रेजों से मुकम्मल आज़ादी का मुतालबा करने में वो अपने महबूब रहनुमा महात्मा गांधी जी से भी 2 कदम आगे निकल गए। जब उन्होंने 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद इजलास में मुकम्मल आज़ादी की करारदाद पेश कर दी और गांधी जी उन्हें रोकते ही रह गए कि अभी इस मुतालबे का वक्त नहीं आया है। ईमानदार इस कदर थे कि जेल में रमजान के रोजे रखते हुए भी चक्की की मशक्कत पूरी दयानतदारी से अंजाम देते थे। किसी कैदी ने गेहूं में पत्थर मिलाकर वजन पूरा करने की सलाह दी, किसी ने उनकी मशक्कत में हाथ बटाना चाहा, मगर हसरत यही कहते रहे कि मशक्कत में बेईमानी नहीं करूंगा और चूंकि ये सजा मुझे मिली है इसलिए मैं ही इसे भुगतूंगा। इन हालात में भी शेर कहते रहते थे। चुनांचे फरमाते हैं, है मश्क सुखन जारी चक्की की मशक्कत भी, क्या तुर्फ तमाशा है हसरत की तबीयत भी। हसरत का अदबी रुतबा बहुत ऊंचा है। उन्हें रईसुल मुतगज़्ज़िलीन कहा जाता है।
उनका शेरी मजमुआ दीवाने हसरत की शक्ल में मौजूद है, जो कई बार छप चुका है। इसके अलावा उन्होंने हवस लखनवी, कायम चांदपुरी और मुसफ़ी लखनवी के शेरी दीवान भी मुरतब किए। दीवान गालिब की मुकम्मल शरह भी उन्होंने तसनीफ की। हसरत मोहानी को हर कदम पर अपनी शरीक हयात निशातुन्निसा बेगम का बड़ा साथ मिला। वो हसरत की खानदानी रवायत के मुताबिक तालीम याफ्ता खातून थी और घर पर रहते हुए भी उन्होंने हसरत मोहानी की अदबी, सहाफती और सियासी सरगर्मियों में एक बाअमल और खुददार मुआविन का किरदार अदा किया। 13 मई 1951 को हसरत मोहानी लखनऊ में इंतकाल कर गए। बाकी रह गई है उनकी शायरी, उनकी यादें और उनकी बातें, जो आज भी दिलो दिमाग को रोशन करती हैं और रूह को गरमाती हैं। गमे आरज़ू का हसरत सबब और क्या बताऊं, मेरी हिम्मतों की पस्ती, मेरे शौक की बुलंदी।